नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 और 12 नवंबर 2023 के डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब इसमें से जो 12 नवंबर है, शुभ दीपावली का दिन, उसकी आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो आपको तब तक मिलेगी जब तक ऑलरेडी दिवाली खत्म हो चुकी होगी। तो बेसिकली 12 नवंबर को है संडे, तो संडे को एडिटोरियल छपता नहीं है। तो यहाँ पे केवल 11 नवंबर के एडिटोरियल आर्टिकल्स मैं डिस्कस करूंगा और 11 और 12 नवंबर की जो कंबाइंड न्यूज़ है वो मैं डिस्कस करूंगा। 2 दिन की न्यूज़ है तो वीडियो ठीक ठाक बड़ी हो जाएगी एडिटोरियल के साथ। वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इलेक्शन का सीजन आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ स्किप करता हूँ। 2 एडिटोरियल के आर्टिकल्स पिछले 9 और 10 नवंबर वाले करंट अफेयर्स एनालिसिस के बाकी हैं, तो उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। एक, डायबिटीज का आपके लीवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा लॉस एंड डैमेज फंड, ये जो एडेप्टेशन के लिए इंटरनेशनली डिवाइस किए गए थे, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इनके बारे में। तो इतनी चीजें मैं टोटल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुकी है और मेरी वेबसाइट www.harshidvedi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो चुकी है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे इस प्रकार की पीडीएफ आपको सारी मिल जाती हैं। उसके साथ साथ दिवाली के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इस समय पे चालू है। इस समय पे जो कोर्सेज हैं, राइट में आप देख सकते हैं कि सबसे रिकॉर्ड लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कोर्स को खरीद सकते हो। उसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और पूरा का पूरा मेंटरशिप कोर्स की सारी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअली एथिक्स या वर्ड हिस्ट्री कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, बट रिकमेंडेड है कि आप मेंटरशिप कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस टारगेट कर रहे हो तो वीडियोस इसमें ऑलरेडी हंड्रेड्स की तादाद में अपलोड हो चुकी हैं, पीडीएफ्स भी। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी अपने एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। आगे इसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए 11 और 12 नवंबर 2023 की एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले के 2 छूटे हुए आर्टिकल्स यहाँ पे निपटा डालते हैं। कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन योर लीवर। अब देखिए, अगर डायबिटीज के इंसिडेंस की बात की जाए, तो दुनिया भर में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। 14 नवंबर है वर्ल्ड में डायबिटीज डेज बोला जाता है। तो बेसिकली इस डायबिटीज डे के दिन दुनिया भर में ओवरऑल डायबिटीज के क्या नुकसान वगैरह हो सकते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया जा सकता है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो एक रिपोर्ट निकली आईसीएमआर और इंडिया स्टडी की, जिसको पब्लिश किया गया है लैंसेट डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी में। इसने ये बताया है कि जो नंबर ऑफ लोग जो कि डायबिटीज से सफर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो है 101 मिलियन, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग। उसके साथ साथ 136 मिलियन लोग, 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटीज की स्टेज पे हैं। प्री डायबिटीज मतलब ओवरऑल आप ऑलमोस्ट टाइप 2 डायबिटीज में स्किप कर सकते हो। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आपको हो गई तो आपको आई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, फीट और नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड बीमारी का कोई हिसाब ही नहीं है। एक और चीज है, एक आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है जिसको डायबिटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है, लेकिन जिसके बारे में उतनी बातचीत नहीं होती है, वो है लीवर। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज लीवर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज इस पर्टिकुलर लिंक को पॉइंट आउट कर रही हैं। तो क्या कनेक्शन है डायबिटीज और लीवर के बीच में? लीवर स्टोर हाउस है और फैक्ट्री है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, और इनमें से एक प्रोडक्ट है ग्लूकोज। अगर आपके बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा एज ग्लाइकोजन। और जो एक्सेस फैट है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, वो भी ट्राइग्लाइसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में आपके लीवर में जमा हो जाता है। और उसके बाद कई कई बार आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ तो फैटी लीवर निकलता है लोगों को। तो वो बेसिकली फैटी लीवर क्यों होता है? क्योंकि भैया जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स आपके खून में अवेलेबल हैं, ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल हैं, फ्री फैटी एसिड्स हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, वो आपके लीवर के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और इकट्ठे हो के वो आपकी लीवर का इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिससे कंडीशन बन जाती है फैटी लीवर। अब वैसे फैटी लीवर अपने आप में फैटल नहीं है, ठीक है ना, बट एक लिमिट से ज्यादा फैटी लीवर अगर बढ़ता चला गया तो भैया वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो कंडक्ट की गई मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन में, उन्होंने ये बताया कि 50% लोग जो कि टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, उनमें किसी ना किसी फॉर्म का फैटी लीवर होता ही है। क्योंकि क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज जिसको है, उसके खून में ग्लाइकोज मतलब ग्लाइकोजन की, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। और क्योंकि खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो धीरे धीरे करके वो ग्लूकोज आपके लीवर में जमा होता जाएगा। और इससे ओवरऑल आगे आने वाले समय में
एक कंडीशन आ सकती है हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि बॉडी का जो इंसुलिन है वो ठीक तरीके से काम करेगा नहीं, ठीक है ना। और इंसुलिन लीवर के अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आ सकता है। समझ गए भाई। तो अब देखिए इंसुलिन करता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस शुगर है उसके प्रोडक्शन को रोकता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अब देखो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका भी ओवरऑल जब शुगर बढ़ने लगता है तो नेचुरल अमाउंट में उनकी बॉडी के अंदर आप कह लो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जा रहा है, वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता, तो आर्टिफिशियली बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। बट एक लिमिट से ज्यादा इंसुलिन देना भी ठीक नहीं होता है। समझ गए बात को। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखो तो फैटी लीवर होने के चलते, ठीक है ना, फैटी लीवर होने के चलते कई बार क्या होगा कि आपके लीवर में जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी ठीक तरीके से इंसुलिन को तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर था वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में रिलीज होने लगेगा। इसको आप हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में अगर बहुत ज्यादा एक्यूट हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक इंडिविजुअल को। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग्स में ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, तो वो आप कह सकते हो कि हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है हो रहा हो। तो जो फैटी लीवर और टाइप 2 डायबिटीज के बीच का रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना भाई। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको फैटी लीवर हो सकता है, और अगर आपका लीवर फैटी है तो वो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज कर सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो बाई डायरेक्शनल है यहाँ पे फैटी लीवर और टाइप 2 डायबिटीज। फिर यहाँ पे स्टडीज ये भी दिखाती है कि इफ बोथ ओबेसिटी एंड डायबिटीज आर प्रेजेंट, ओवर 80% ऑफ इंडिविजुअल्स विल हैव फैटी लीवर। मतलब अगर आपको डायबिटीज भी है और अगर आप मोटे हो, ओबेसिटी है, तो भी भैया 80% केसेस में फैटी लीवर हो सकता है। अच्छा, फैटी लीवर अपने आप में खतरनाक नहीं, लेकिन फैटी लीवर के साथ एक सिचुएशन जुड़ी होती है, एक कंडीशन जुड़ी होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इसको आप बोल सकते हो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, NASH। अब इस स्टेज तक जो लीवर को डैमेज हुआ है वो रिवर्सिबल है, मतलब जो डैमेज हुआ है आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन अगले स्टेज पे जो लीवर है ना, वो सिरहोसिस की स्टेज पे पहुंचने लगती है, और सिरहोसिस की स्टेज पे धीरे धीरे करके ये सिचुएशन फैटल होने लगती है। और कई बार जब सिरहोसिस होता है लीवर का, तो लोगों को हेपाटोसेल्यूलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज, फैटी लिवर, सिरहोसिस और HCC, बेसिकली ये आज की डेट में इनके बीच का जो लिंक है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो बेसिकली जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है ना, NAFLD, ये एक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के। कई बार क्या होता है कि भाई शराब मत पियो लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो शराब नहीं पीते हैं उनका भी लीवर नुकसान पहुंच रहा है, उसको आप बोलते हो NAFLD। और इसके साथ डायबिटीज का कहीं ना कहीं लिंक है, ठीक है भाई। तो अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली एक शिफ्ट देखा गया है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज फ्रॉम अ ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच टू अ वाइडर मेटाबॉलिक बेस्ड केयर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या है कि डायबिटीज को एक ऐसी परेशानी की तरह देखा जाता है जहां पे देखा जाता है कि हाँ भाई खून में शुगर का लेवल बढ़ा है, बस यही परेशानी, शुगर का लेवल कम कर दो। लेकिन नहीं, यहाँ पे डायबिटीज को क्योर करने के लिए मेटाबॉलिक केयर आपको करनी पड़ेगी। मेटा मतलब आपको अपने शरीर के पूरा मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपके लीवर का ध्यान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट का ध्यान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपकी किडनी का ध्यान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस को चूज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कहीं वो लीवर, हार्ट और किडनीज को नुकसान ना पहुंचा रही हो, या फिर अगर उनको फायदा पहुंचा रही है तो किसी दूसरे ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचा रही हो, ठीक है भाई। तो ये जो क्लोज एसोसिएशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, ये क्या है, अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। मतलब आपको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, मतलब शुगर भी बढ़ा है, बीपी भी बढ़ा है, ओबेसिटी, मोटे भी हो, तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और कभी कभी इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को आप मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज भी बोल देते हो। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस मेटाबॉलिक डिसोसिएशन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज को? सबसे बढ़िया तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। भाई अपने जीने के तरीके को सुधारिए, हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कम कैलोरीज हो, कम हाइड्रो कार्बेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, कम फैट हो, वेजिटेबल प्रोटीन ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, क्योंकि अगर आपके शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी आपका वजन कम होगा, और जब आपका वजन कम होगा वो आपके लीवर में एक्सेस फैट को कम कर सकता है। अगर आप इनफ अमाउंट में वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग इज वेरी इफेक्टिव, जॉगिंग इज वेरी इफेक्टिव। अगर आप स्विमिंग तो खैर बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज है, वॉकिंग और जॉगिंग से ज्यादा इंटेंस होती है स्विमिंग।
बट हम समझ सकते हैं कि भाई सबके पास पूल वगैरह अवेलेबल है नहीं, और गाँव वगैरह के लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी इतनी मेहनत करते हैं। अर्बन इलाकों में स्विमिंग वगैरह तो नहीं, बट हाँ रनिंग, जॉगिंग ये सब बड़े आराम से कर सकते हैं। ट्रेडमिल आज की डेट में सबके घरों में पाई जाती है। फिर अगर आप थोड़ा बहुत योगा कर रहे हो तो आप वजन कम कर सकते हो। तो जब आप वजन कम करोगे ना, और आप अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करोगे, कैलोरी कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लीवर के अंदर जो एक्सेस फैट जमा है वो मेल्ट अवे हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर ये मेल्ट अवे होने लगेगा। और जो भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है, आपका वजन जितना आप इंटेंड कर रहे हो उतना भी नहीं कम हुआ होगा, लेकिन इस प्रकार की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने लगेगी। आज की डेट में जब फैटी लिवर होता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाते हो कि साहब देखो फैटी लिवर होगा, तो वो आपको दवाइयां लिख के दे देता है। दवाई से बेटर ये है कि अगर आपको फैटी लिवर को, लीवर चेंजेस को रिवर्स करना है नैश स्टेज से, तो लाइफस्टाइल प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपने लाइफस्टाइल प्रिवेंशन नहीं किया, उसी प्रकार से फैटी लिवर की प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया, तो वो लॉन्ग टर्म में सिरहोसिस और बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। ठीक है। फिर आगे जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड पे। ये क्या है? अब यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस के रिस्पेक्ट में देखिए बात हो रही है, लॉस एंड डैमेज फंड कब बनाए गए, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक एक करके आपको मैं इस पूरा टॉपिक को ढंग से समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रही है, वैसे वैसे दो टर्म्स के ऊपर लोगों का ध्यान बहुत जा रहा है। एक है एडेप्टेशन, एक है लॉस एंड डैमेज। एडेप्टेशन क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए आप एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स दोगे। होता है ना कि जब आपकी सिचुएशन बदल रही है, तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप अपने काम करने का तौर तरीका बदल देते हो। तो आप कुछ ऐसी चॉइसेस लोगे जिससे क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस से आप लड़ सको, उसके साथ कोप अप कर सको, और इसको आप बोलते हो एडेप्टेशन। उसके कॉन्ट्रास्ट में LND मतलब लॉस एंड डैमेज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ओवरऑल ऐसे कंसिक्वेंसेस जो हो चुके हैं और आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, उनको मिटिगेट नहीं कर सकते एडेप्टेशन के थ्रू। तो एडेप्टेशन बेसिकली वो टेक्निक है जिसके थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे आप लड़ सकते हो। दूसरे क्या है कि जिनसे आप लड़ नहीं सकते, उनको मिटिगेट नहीं कर सकते, वो हो गए हैं, वो नुकसान हो गया है, अब उस नुकसान की भरपाई करनी है पैसों वैसों के फॉर्म में। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जमीन थी, क्लाइमेट चेंज के चलते बाढ़ आई, जमीन बह गई, अब वहां पे नदी बहती है, तो वो जमीन में जो भी लोग रहते थे, जो भी एग्रीकल्चर होता था, वो बर्बाद हो गया। समझ गए बात को? तो वो नुकसान हो गया, अब वो अंडू नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? नदी का कोर्स तो बदल नहीं दोगे। तो बेसिकली लॉस एंड डैमेज बेसिकली रियल लॉसेस को डिस्प्ले करता है। ओके। और इनकी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ह्यूमन राइट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, वेलबींग के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो लॉस एंड डैमेज के अंदर इकोनॉमिक लॉसेस, ह्यूमन कैजुअलिटीज, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, कल्चरल हेरिटेज, ये सब आ जाता है। और इन सब चीजों से लड़ने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात हुई। एफ्लुएंट नेशंस, अमीर नेशंस ने मिलकर एक्नॉलेज किया कि भैया देखो, जो हिस्टोरिकल पॉल्यूशन उन्होंने किया है पिछले 30 सालों में, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो देखो लेनी ही पड़ेगी। और पिछले 3 सालों का क्या भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 1750 से चल रहा है। तो ये जो हिस्टोरिक पॉल्यूशन है ना, इस हिस्टोरिक पॉल्यूशन ने ऑलरेडी एवरेज सरफेस टेम्परेचर को दुनिया भर में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है ना? और इससे जबरदस्त डैमेज इन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया भर में। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज पड़ रहा है पूरर नेशंस के ऊपर, जो गरीब तबके के देश है उन पे पड़ रहा है। अब 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP19 हुई, जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वॉर्सो पोलैंड में 2013 में। तब मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने फॉर्मली एग्री किया कि वो स्टैब्लिश करेंगे LND फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। तो इसको क्रिएट किया गया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस दैट वर इनकरिंग LND ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई। तो आप देखिए 19वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि वॉर्सो पोलैंड 2013 में होती, जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, वो फॉर्मली यहाँ पे डिसाइड करती है कि हाँ भाई, एक LND फंड बनाना चाहिए। इस लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर पैसा जमा करेंगे, उस पैसे से फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस को दिया जाएगा, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से झेल रहे हैं। फिर आता है फास्ट फॉरवर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25। अब सोचिए, ये है भैया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19, और फिर आप पहुंच गए 25, मतलब 6 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी निकल चुकी हैं। सांटियागो नेटवर्क लॉस एंड डैमेज फंड, मतलब यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड नहीं बनाया गया, इसके ऊपर एक नेटवर्क बनाया गया सैंटियागो नाम का। लेकिन इस नेटवर्क के बावजूद भी कंट्रीज ने कोई फंड्स नहीं यहाँ पे प्रॉमिस किए। फिर हुई COP25, ग्लासगो डायलॉग ऑन फाइनेंस फॉर LND। इसको स्टैब्लिश किया गया और बोला गया कि अगले 3 साल तक हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि LND फंड कैसे बनना चाहिए, उसमें कितना पैसा आना चाहिए, पैसा आ गया तो कैसे खत्म करेंगे। फाइनली COP27 होता है नवंबर 2022 में, इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद।
और यूएनएफसीईसी के मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई एक एलएनडी फंड बना ही देते हैं, और उस फंड के साथ बनाते हैं एक ट्रांजिशनल कमिटी। ये ट्रांजिशनल कमिटी डिसाइड करेगी कि ये एलएनडी फंड का फंडिंग मैकेनिज्म एक्चुअली में काम कैसे करेगा। तो ये ट्रांजिशनल कमिटी रिकमेंडेशंस प्रिपेयर करेगी। उस रिकमेंडेशंस में जो सारी कंट्रीज हैं वो बैठेंगी, आपस में बैठ के बातचीत करेंगी और देखेंगी कि हाँ भाई एलएनडी फंड को कैसे खत्म करना है, और एलएनडी फंड को सीओपी 28 तक पोटेंशियली अडॉप्ट किया जाएगा। तो कब से सीओपी 19 से बातचीत यहाँ पे जारी है, ठीक है ना। और अब जाके ये लोग, सीओपी 19 हुआ था 2013 में, और अब जाके सीओपी 28 में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई एलएनडी जैसा कोई फंड हम लोग बना देंगे। लेकिन अभी भी चीजें प्रॉपर नहीं हुई हैं। 4 मीटिंग्स ट्रांजिशनल कमेटी की हो चुकी हैं, लेकिन कोई प्रॉपर क्लियर रिकमेंडेशंस है नहीं, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के आपको पता चलेगा कि अभी भी प्रॉपर तरीके से लॉस एंड डैमेज फंड बन पाएगा, इस बात के पूरे आसार नहीं लग रहे। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, अगर ये सीओपी 19, संटियागो नेटवर्क, सीओपी 22, सीओपी 27 ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता दूं इन सब चीज़ों के टॉपिक्स के बारे में, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में, क्या क्या अलग अलग मीटिंग्स में हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे 2024 के मेंटरशिप कोर्स में कवर की जा रही है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोडेड है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको इस तरीके के टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये मदद आपको मेंटरशिप कोर्स से मिल जाएगी। मेंटरशिप कोर्स को जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, उसकी सारी वीडियोस आप देख लोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में समझ में आना शुरू हो जाएंगी, जो कि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही। अब ये जो चौथी मीटिंग हुई थी ट्रांजिशनल कमेटी की, जिसको TC4 बोला गया, ये 20 अक्टूबर 2023 को कंक्लूड हुई। इसमें कोई क्लियर कंसेंसस नहीं था कि कब ऑपरेशनलाइज किया जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड को। प्रिंसिपल बोन्स ऑफ कंटेंशन क्या है, मतलब किस बात को लेके यहाँ पे आप कह लो इश्यूज चल रहे हैं। तो भैया इस पर्टिकुलर फंड को कौन होस्ट करेगा, वर्ल्ड बैंक होस्ट करेगा या कोई और होस्ट करेगा। फिर जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जो कि सबसे बड़ा रोड़ा है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज बार बार डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर उंगली उठा के बोलती हैं कि भाई पिछले कई 100-200 सालों में जो भी ओवरऑल क्लाइमेट एमिशंस हुए हैं वो तुमने किए हैं। तो कुल मिला के डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज को बोल रही हैं कि तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो एमिशंस को कम करने के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एमिशंस लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज देने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज देने के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड हेल्प देने के लिए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज कुछ बोलती नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉलोनियलिज्म को वो जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। बट अमेरिका, जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसी कंट्री सोचेंगी ना कि भाई उन्होंने जंग जीती, उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, उन्होंने शुरू में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठाया, तो ये तो उनका टैलेंट था। इसके बेसिस पे वो आज की डेट में डेवलप्ड और गरीब कंट्रीज को पैसा क्यों दे। अंदर से उनका एटीट्यूड यही होगा। सामने सामने वो कोलोनाइजेशन को और इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो चुप रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज भी एमिशन कर रही हैं तो उनको भी बोलो करने को। तो कुल मिला के यहाँ पे एक रोड़ा सा हो गया है। कुछ प्रॉपर यहाँ पे सक्सेस देखने को मिल नहीं रही, कुछ इस पर्टिकुलर लॉस एंड डैमेज फंड पे कोई खास काम यहाँ पे हो नहीं रहा। फिर क्लाइमेट रिपरेशंस पैसे देना, ओवरऑल डेवलपिंग नेशंस की कितनी एलिजिबिलिटी होने वाली है। बहुत सारी ये डेवलप कंट्रीज बोल रही हैं कि भाई चाइना और इंडिया तो अच्छा खासा डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी तो इतनी बड़ी है, तो इनको हम किस बात के पैसा दें। इन सब डिफरेंसेस के चलते TC4 की मीटिंग यानी ट्रांजिशनल कमेटी 4 की मीटिंग में भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में चीजें सॉर्ट आउट हो नहीं पाई। अब एक इम्प्रॉम्प्टू फिफ्थ मीटिंग ट्रांजिशनल कमेटी की अबू धाबी में कंक्लूड हुई कुछ दिन पहले। यहाँ पे एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस को ड्राफ्ट किया गया और सीओपी 28 के लिए फॉरवर्ड किया गया। अब ओरिजिनल एजेंडा में तो TC5 था नहीं, बट बेसिकली TC5 को जबरदस्ती यहाँ पे अबू धाबी के अंदर लेके आया गया कि भाई कुछ तो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बातें आगे बढ़े, अभी के लिए कुछ बढ़ नहीं पा रही। तो जो TC5 मीटिंग थी उसमें डेवलपिंग नेशंस ने ये बोला कि चलो भाई ठीक है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड ये LND फंड को शुरुआत के 4 सालों के लिए होस्ट करेगा। इसको सर्विस किया जाएगा एक नए डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट के थ्रू। अब अभी के लिए वर्ल्ड बैंक से पूछा नहीं गया है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, उसकी ब्रांच ऐसा करेगी कि नहीं करेगी। और अगर वर्ल्ड बैंक ऐसा करता है तो वर्ल्ड बैंक अपनी होस्टिंग की फीस भी अच्छी खासी लेता है। फिर डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएस, ये कितना पैसा डालेंगे इस पर्टिकुलर लॉस एंड डैमेज फंड में, ये भी अभी के लिए क्लियर नहीं है। CBDR को तो यूएस ओपनली मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो सीधे सीधे मानने से मना कर दिया था। जो बाइडेन फिर भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बात करते हैं।
तो कुल मिला के लॉस एंड डैमेज फंड में कितना पैसा आने वाला है, ये अभी के लिए क्लियर है नहीं। कोई भी प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। यूके ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इसके फेवर में बात कर रहे हैं, बट प्रॉपर कॉन्क्रीट गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में कुछ निकल के आ नहीं रही। तो TC5 से एक बात तो पता चल जाती है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है एफ्लुएंट और इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में, और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एफ्लुएंट इकोनॉमी आज की डेट में लेना नहीं चाहती। ठीक है ना? तो एक सब्सटेंशियल डिवाइड आ गया है वेल्दी और इम्पोवेरिश नेशंस के बीच में, जिसमें आप कह सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर कह लो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। तो ये जो वेल्दी नेशंस हैं ये बहुत अनविलिंग है, ये अपने इंटेंडेड कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते नहीं है। ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से इनकी इकोनॉमी भी कोई बहुत ज़्यादा इस समय पे अच्छी हो नहीं रखी है, ग्रोथ इनकी रुकी हुई है, और कुल मिला के लॉस एंड डैमेज फंड पे जिस लेवल की बातचीत होनी चाहिए उस लेवल की बातचीत हो नहीं रही है। ठीक है? कंसीक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा हैं, और ये वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एलएनडी फंड को लेके दिख नहीं रहा, और डेवलपिंग नेशंस के अंदर डिसकंटेंट है। डेवलपिंग नेशंस जानते हैं कि पास्ट में आज की क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत हद तक ये डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहती। इसलिए जो ग्लोबल इशू है ना क्लाइमेट चेंज के, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। अब इमीडिएट डिप्लोमेटिक और ट्रस्ट रिलेटेड रेपरकशंस तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी है कि जो एलएनडी फंड है ना, इसको भी थोड़ा वाटर डाउन किया जा रहा है। इसके भी वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, ओवरऑल लॉस एंड डैमेज फंड अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं चलाते हो, तो इससे क्लाइमेट जस्टिस थ्रेटन होता है, और जो सफरिंग है ना वल्नरेबल कम्युनिटीज की डेवलपिंग नेशंस के अंदर, वो बढ़ती है। ये जो आप कह लो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, इन्होंने मिनिमली कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल एमिशंस के प्रति। ठीक है? लेकिन अगर आप देखो तो आज की डेट में ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये झेल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें अगर आप चाइना इंडिया को हटा दो, तो बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज का लॉट आपको दिखेगा, ये बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स को सफर कर रही हैं। बट उस क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्लाइमेट एमिशंस थे, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा नहीं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर अगर आप पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन देखोगे क्लाइमेट चेंज में, वो बहुत ज्यादा कम आपको नजर आएगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गई, दुनिया भर में फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स की वजह से। कोई इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस के रिस्पेक्ट में डेवलप्ड नेशंस की तरफ से डेवलपिंग नेशंस के लिए ज्यादा सपोर्ट निकल के आ नहीं पा रहा है। जो $100 बिलियन की मदद प्रॉमिस की गई थी, वो भी पूरी तरीके से नहीं आई। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इनस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए डेवलप्ड नेशंस को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है वो लेना चाह नहीं रहे, और उसके चलते आगे आने वाले समय में चीजें बिगड़ेंगी, सही तो होने वाली है नहीं। अच्छा, मान लो एलएनडी फंड बन जाता है, तो क्लाइमेट जस्टिस को कैसे इंश्योर करेगा? तो भाई हम वर्स्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एडेप्टेशन और एलएनडी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स नहीं, ये दूसरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो लॉस एंड डैमेज और एडेप्टेशन को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरट्विन करके हम क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ अपने स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति, बैलेंस कर सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स ऑफ एडेप्टेशन को, मॉरल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और एड्रेस कर सकते हैं लॉस एंड डैमेजेस को, जो कि एक इनएस्केपेबल पार्ट है क्लाइमेट अल्टर्ड वर्ल्ड। तो ये सब चीजें हो रहा है। ठीक है? तो एलएनडी फंड को कंसीव किया गया था एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। अभी के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे ज़्यादा कुछ कर नहीं कर पा रही है, लेकिन करने की जरूरत जरूर है। चलिए आगे चलते हैं। 11वें और 12वें नवंबर के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है महुआ मित्रा जी से रिलेटेड। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि महुआ मित्रा को एक्सपल्शन किया जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। बेसिकली लोकसभा से जो मेंबर है महुआ मित्रा, इनको इनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से निकालो, बहुत हुआ, ऐसा कुछ बोला गया है। तो ऑथर यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि महुआ मित्रा जी का एक्सपल्शन जिस प्रकार से रिकमेंड किया गया है लोकसभा की एथिक्स कमेटी के द्वारा, ये किसी भी प्रकार की एथिक्स या फेयरनेस नहीं दिखाता। ये जो रिकमेंडेशन है ये एक पार्टीसन अटेम्प्ट है। एक सरकार के क्रिटिक को ये शांत कराना चाहते हैं। बेसिकली वो एमपीज जो अपनी जॉब कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा के, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पे दबाया जा रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मित्रा को लोकसभा से निकलने की बात कही है, इसी से यह पता चलता है कि ये कैसे ओवरऑल आप कह लो उन एमपीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे, इस प्रकार की बात यहाँ पे बोली जा रही है। बेसिकली जो प्रोसेस था, जो कंक्लूजन्स थे कमिटी के, ओवरऑल ये किसी भी प्रकार से डिसिफरेबल प्रिंसिपल में आप कह लो ग्राउंड नहीं किए गए। जो कमिटी है
इसने मदद दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अब बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पता चला कि एमपी के क्रेडेंशियल्स से लोकसभा के पोर्टल पे दुबई से 47 बार लॉगिन किया गया और वहां से यहाँ पे सवाल पूछे गए, मतलब पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को अब्रॉड से सबमिट किया गया। ओके। अपोजिशन मेंबर्स ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि भाई देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो एड होते हैं ना, वो ओवरऑल लोकसभा के पोर्टल में जाके जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सबमिट होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठाए जाते हैं। लेकिन महुआ मित्रा जी के जो लॉग इन क्रेडेंशियल्स थे वहां पे क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे थे दुबई से, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बंगाल में, वहां से तो देखो उठाए नहीं गए। बट इस हिसाब से अगर आप देखो तो बाकी लोग किस प्रकार से लोकसभा के अंदर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसको भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया उसको आपने साइड कर रखा है। तो यहाँ पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई प्रॉपर सॉलिड एविडेंस है नहीं। आप एक इलेक्टेड एमपी को यहाँ पे एक्सपेल कर रहे हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर असॉल्ट कर रहे हो। ये तो क्विड प्रो को है कि महुआ मित्र जी को यहाँ पे गिल्टी ठहराया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ओवरऑल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट बात करी। उसके साथ साथ ये भी है कि लोकसभा की कमिटी सरकार से भी बोल रही है कि आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए एलिगेशंस ऑफ क्विड प्रो को। मतलब हीरा नंदानी के जो दर्शन हीरा नंदानी हैं, उनसे यहाँ पे बेनिफिट्स लिए महुआ मित्रा ने, और बदले में महुआ मित्रा ने दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा में सवाल पूछने दिए गौतम अदानी की कंपनियों को लेके। तो इस क्विड प्रो क्वो में एलिगेशन करने को बोल रही है लोकसभा की एथिक्स कमेटी सरकार को। अब जब एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन तुम करने को बोल रहे हो, तो उस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप महुआ मित्रा को लोकसभा की एमपी की सीट से निकालने का रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हो? ये तो भाई नेचुरल जस्टिस को उल्टा करने वाली बात हो गई कि इन्वेस्टिगेशन तुम बाद में करने को बोल रहे हो और पहले ही एमपी को तुम उसकी सीट से निकालने की बात कर रहे हो। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी और को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं दे सकते, तो फिर ये रूल तो सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो बाकी लोग भी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं दे रहे हैं, इस बात की यहाँ पे क्या गारंटी है? क्योंकि यहाँ पे पता चल गया कि महुआ मित्रा के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो दुबई से यूज हुए, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। बाकी लोग भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से सवाल वगैरह पूछ रहे हो, तो सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और ये सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इंटिमिडेशन में बदल रही है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। और रिसेंटली अगर आप देखो तो लोकसभा की कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने भारतीय जनता पार्टी के एमपी रमेश पिधुरी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने बहुत ही सीवियर डेरोगेटरी कम्युनल स्लर्स इस्तेमाल किए थे एक लोकसभा के फेलो मेंबर्स पे। तो यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको पनिश नहीं किया जा रहा है, और कुछ लोग जो कि सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं वो अगर कुछ कह रहे हैं तो इनको यहाँ पे पनिश किया जा रहा है। तो ये भाई जो बाइलेटरल आप तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहे हो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ठीक है, आगे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स इन कॉलेजेस मस्ट डू मोर टू प्रिवेंट रैगिंग। रैगिंग की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। देखिए, मल्टीपल पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस बन चुके हैं कैंपसेस में रैगिंग को रोकने के लिए। जूनियर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट सीनियर स्टूडेंट्स रैगिंग करते हैं। रैगिंग के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत सारी जगहों पर रैगिंग बहुत फ्रेंडली होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी चिचोरे, उसमें जो रैगिंग दिखाई गई है वो बहुत फ्रेंडली किस्म की दिखाई गई है। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। अगर आप पीएमटी मतलब मेडिकल के कॉलेज में चले जाओ या इंजीनियरिंग के कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे रैगिंग बहुत बार सीवियर हो जाती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी रैगिंग बहुत सीवियर हुआ करती थी। तो फ्रेंडली रैगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मूवीज में छिछोरे ऐसी मूवीज में दिखाया गया है, ऐसा नॉर्मल कर होता नहीं है। ओके। तो ये जो डीह्यूमनाइजिंग ऑर्डियल है जूनियर स्टूडेंट्स का, जो कि इनके सैडिस्टिक सीनियर, सैडिस्टिक मतलब वो इंसान जो कि दूसरे को दुख पहुंचा के खुद मजे ले रहा है, इसको आप बोलते हो सैडिस्ट। अभी देखिए, ओवरऑल 3 महीने पहले 17 साल का एक लड़का मर गया था रैगिंग की वजह से वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अब रिसेंटली एक सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का तमिलनाडु में, इसको भी ब्रूटलाइज किया गया, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। इसके सीनियर्स ने इससे मॉनेटरी एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की। तो बेसिकली ये दोनों ही राज्य, चाहे तमिलनाडु हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, ये बैन कर चुके हैं रैगिंग को। उसके बावजूद भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों के साथ। सिविल सोसाइटी ओवरऑल कोशिश करती है कि रैगिंग को कम किया जा सके, लेकिन फिर भी स्पाइन चिलिंग केसेस ब्रूटलाइजेशन के हमारे सामने आने लगते हैं। और फिर ये जो रैगिंग के विक्टिम्स हैं, इनकी मौत की खबर यहाँ पे सुनने को आती है। तो इससे पता चलता है कि एक प्रकार की विशियस साइकिल है। पहली ईयर में जो बंदा आता है उसकी यहाँ पे रैगिंग होती है, फिर अगली बार वो खुद एक सैडिस्टिक रैगिंग करने वाला सीनियर बन जाता है और जूनियर्स की रैगिंग करने देता है। तो 1 ईयर आफ्टर द अनदर ये विशियस साइकिल रैगिंग की चलती रहती है। फ्रेशर्स को बुली किया जाता है, हैरेस किया जाता है,
सबसर्वियंस होता है सीनियर्स के प्रति, परवर्स और क्रूअल फॉर्म में इनका सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है, डीह्यूमनाइज किया जाता है विक्टिम्स को, क्रिमिनलिटी भी कभी कभी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो हैरेसमेंट है ना, इस हैरेसमेंट को बंद करने की जरूरत है। अब पॉलिसी रेगुलेशंस तो आपने बना लिए, लेकिन पॉलिसी रेगुलेशंस ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो आर के राघवन कमिटी है, उसने कॉजेस को कैप्चर किया और एक्शनेबल रेमेडीज को भी अपनी 2007 की रिपोर्ट में बताया था। रिपोर्ट का टाइटल था द मेनस ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स टू कर्ब इट। अब इस पैनल ने राइटली कैटेगराइज किया था रैगिंग को एज अ फॉर्म ऑफ साइकोपैथिक बिहेवियर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ डिविएंट पर्सनालिटीज। मतलब साइकोपैथिक बिहेवियर दिखाया गया रैगिंग में और डिविएंट पर्सनालिटीज का रिप्रेजेंटेटिव दिखाया गया। 1999 में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिकमेंड किया प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट अप्रोच रैगिंग को खत्म करने के लिए। अब देखिए, राघवन कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे जो स्टेट लॉज है ना, दे ओनली सीक टू प्रोहिबिट एंड नॉट प्रिवेंट रैगिंग। बहुत से राज्य के लेवल पे जो लॉज है, वो रैगिंग को प्रोहिबिट तो करते हैं, हाँ कि भाई उन्होंने नियम कानून बना दिया कि आप रैगिंग नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे तो रैगिंग हो रही है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड लेवल पे जाके आप इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हो? प्रोहिबिशन तो आपने नियम बना के चुपचाप होकर बैठ गए, लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पे जाके रोकने के लिए क्या किया? जो यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द menace ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 है, ये बेसिकली कुछ एक्शंस लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब नया बैच आएगा तो फ्रेशर्स पार्टी कंडक्ट करवाई जाएगी, स्टूडेंट्स और उनके बच्चों से और उनके पेरेंट्स से रिटर्न में ये एप्लीकेशन ली जाएगी कि भाई वो रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नो रैगिंग के नोटिस को कॉलेजेस के अंदर लगाया जाएगा। तो ये सब कुछ कर दिया जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्लोज डोर्स के बिहाइंड रैगिंग यहाँ पे चलती रहती है। तो रैगिंग को प्रिवेंट करना ही यहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए, प्रोहिबिट करना नहीं। प्रोहिबिट आपने कर दिया, अच्छी बात है, बट प्रिवेंट भी करिए। इसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्टर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को एक इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ रैगिंग हुई तो अपने माँ बाप और गार्जियंस को बताने की बजाय सबसे पहले वो अपने टीचर्स और हॉस्टल वार्डन्स को बचाए। ठीक है ना? अब कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस वगैरह में देखो, तो जो सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग ले रहे होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं वो तक सीनियर से डर जाते हैं, वो तक सीनियर्स के सामने आना नहीं चाहते हैं, वो सब पीछे छुप के रहते हैं कि यार यार हमको कुछ ना बोल दे ये आदमी। समझ गए भाई बात को? तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कि हाँ भाई वहां पे रैगिंग नहीं हो रही है। ओके। राघवन पैनल ने रिकमेंड किया था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर अ रैगिंग फ्री कैंपस, और इसकी डायरेक्ट बेरिंग है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे अर्नेस्ट होना पड़ेगा रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने में, नहीं तो ओवरऑल ये जो कैंपसेस है ना, ये बच्चों के लिए सेफ नहीं रहेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर अगला, द यूएस सिग्नल ऑफ अ ह्यूज डिजिटल शिफ्ट। भाई इसमें ना इंटरनेशनल, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा है, ओवरऑल इंटरनेट की यूजेज को लेके दुनिया भर में क्या रेगुलेशंस है, यूएस का पहले क्या व्यू पॉइंट था, फिर यूएस के सामने जब चाइना एक कॉम्पिटिटर की तरह उभर के आया तब यूएस का स्टांस किस प्रकार से बदला, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। ठीक है। थॉमस एल फ्राइडमैन ने डिक्लेयर किया 2005 में कि वर्ल्ड फ्लैट है, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वली ग्लोबलाइज्ड है डिजिटल डेवलपमेंट्स में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बेसिकली अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आप कह लो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबके लिए सेम सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, कंट्री वाइज इन डिजिटल लॉज को बदलना नहीं चाहिए। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमोटर था यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी बिग टेक की इंडस्ट्री थी। ठीक है ना भाई? अब ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रिंसिपल निकाला कि भाई दुनिया को फ्लैट मान लो, फ्लैट मतलब सतह मान लो, और उस सतह पे सबके पास डिजिटल कम्युनिकेशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में और इंटरनेट वगैरह के फील्ड में बराबर की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कोई भी बिग डाटा को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए अपने यहाँ पे कोई अलग से नियम कानून नहीं बनाएगा, सब लोग इक्वल तरीके से काम करेंगे। देखिए क्या है, यूएस जब इस पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट कर रहा था ना 2005 में, उस समय पे दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट का बादशाह, डाटा का बादशाह यूएस ही था।
पूरा का पूरा आप कह लो इंटरनेट के सर्वर्स, दुनिया भर में इंटरनेट की प्रोपोगेशन, सबसे ज़्यादा बिग डाटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इंटरनेट के फील्ड में, ये सब यूएस के हाथ में कंसंट्रेटेड थे। तो उस समय पे यूएस बोलता था कि नहीं भाई, अब सब कुछ बराबर-बराबर से करो। मतलब यूएस को पता है कि भैया उसकी बादशाहत के सामने कोई सामने आके खड़ा हो नहीं पाएगा, तो वो सबसे बोलता था कि सब लोग बराबर-बराबर से करो, कंट्री अलग-अलग रेगुलेशंस नहीं बनाएँगी। लेकिन आज की डेट में बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके यूरोपियन यूनियन अपना अलग नियम कानून बना रहा है। इंडिया में भी डाटा प्रोटेक्शन को लेके बातचीत हो रही है। और यूएस ने खुद यहाँ पे अनाउंस की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा से रिलेटेड एक पॉलिसी। ठीक है ना भाई? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जो डिजिटल टेंटिकल्स दुनिया भर में यूएस फैलाना चाहता था, डाटा इनेबल्ड कंट्रोल्स को इम्पोज करना चाहता था और उसके थ्रू अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म करना चाहता था यूएस, कुल मिला के डिजिटल कोलोनाइजेशन करना चाहता था। अब यूएस को ये समझ में आ गया है कि भैया डिजिटलाइजेशन के फील्ड में अपने पॉलिसी स्पेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। फिर चाहे वो इंटरनेट का एक्सपेंशन हो, फिर चाहे वो हार्डवेयर की ही बात आप क्यों ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप देखो तो सेमीकंडक्टर्स के चिप के एक्सपोर्ट, उसके डिज़ाइन के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं यूएस ने। हालाँकि वो टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के फील्ड में ओवरऑल पहले यूएस दुनिया भर में इक्वालिटी की बात करता था। पहले जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहस करती थी, जो दो डिजिटल ट्रेड पोजीशंस होती थी ना, जैसे कि डाटा फ्लो लोकलाइजेशन, एक्सेस टू सोर्स कोड, कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज की लोकेशन, इन सब चीजों को लेके यूएस बहुत ओपन था कि हाँ भाई, सबको अपने हिसाब से लोकेशन बनाने दो, इसके ऊपर कोई जबरदस्ती का इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पे सब कुछ सेंट्रलाइज था, सब कुछ यूएस की मोनोपोली और कंट्रोल के अंदर था। लेकिन फिर आप देखते हो कि यूएस के एक बहुत बड़े कंपटीटर की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग टेक में एक कंट्री निकल के आती है, जो कि है चाइना। चाइना ने जिस हद तक यूएस को compete किया है डिजिटल स्पेस में, यूएस यहाँ पे हिल के रह गया। जो डिजिटल हेगेमोनी थी ओवरऑल यूएस की डिजिटलाइजेशन के फील्ड में, इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, इसको चाइना यहाँ पे कंपटीशन देगा, compete करेगा। चाइना ने बहुत तेजी से अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ग्रो किया और यूएस के वो बहुत ज्यादा पास पहुंच गया। यूएस की जो डिजिटल पावर, सुपर पावर का हुड था ना, इसको चैलेंज चाइना सीधे सीधे चैलेंज करने लगा। तो डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड निगोशिएशंस चल रहे थे ना डब्ल्यूटीओ में, ये सारी कंट्रीज के लिए ओपन थे। तो डब्ल्यूटीओ का मेंबर तो चाइना भी है। तो डब्ल्यूटीओ में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया चाइना ने इफेक्टिवली। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेवरेज किया। दुनिया की फैक्ट्री बन गया चाइना ओवरऑल इंटरनेट रिलेटेड हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी में। और यूएस को उसने सीधे सीधे कम्पीट किया। अब यूएस को समझ में आया कि भाई ये बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी हो, फिर चाहे वो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों में अपने पॉलिसी स्पेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब इक्वलाइजेशन की बात की तो चाइना अपनी सस्ती टेक्नोलॉजीज के चलते यूएस से बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके यूएस ने अपनी खुद की एक स्पेसिफिक डोमेस्टिक पॉलिसी बनाई है। और इस डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर यूएस ने अपने पास अच्छा खासा पॉलिसी स्पेस छोड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इनके साथ मिलकर बायलेटरल टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स यूएस साइन कर सकता है। उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी का एक्सेस शेयर कर सकता है, उनके साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्रुपिंग बना सकता है, जिसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, आईपीईएफ। फिर एक है अमेरिका पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एपीईपी। ये कुछ ऐसे दो इनिशिएटिव्स हैं यूएस के द्वारा, जिस इनिशिएटिव्स के चलते टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ओवरऑल अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ कोऑपरेट कर सकता है यूएस, फिर चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, फिर चाहे वो इंडिया हो। तो यूएस ने बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो डिक्लेरेशन दिया है ना, इस डिक्लेरेशन के चलते यूएस ने ये दिखा दिया है कि भैया नेशनल पॉलिसी स्पेस को सोर्स कोड में, डाटा फ्लो में और कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज की लोकेशन में प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय पे डिजिटलाइजेशन के फील्ड में दुनिया दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है। एक पावर ब्लॉक है यूएस, दूसरा पावर ब्लॉक है चाइना। और चाइना ऑब्वियस ही बात है यूएस को यहाँ पे कंपटीशन दे रहा था। तो यूएस यहाँ पे चाइना के एडवांटेज को थ्वार्ट करने के लिए और अपने आप को यहाँ पे एग्रेसिवली सेटअप करने के लिए ओवरऑल अपने रेगुलेशंस के थ्रू चाइना को आइसोलेट करेगा और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बायलेटरल टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स करने के लिए अपने आप को फ्री रखेगा।
तो अब इससे क्या मतलब निकलता है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? भाई देखिए, एक नया ग्लोबल कंसेंसस निकल के आ रहा है नीड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजिटल रेगुलेशंस को लेके, ताकि बिग टेक को और एआई को रेन इन किया जा सके, ताकि इसके थ्रू पॉलिसीज बनाई जाएंगी डाटा के लिए, सोर्स कोड के लिए, लोकेशन ऑफ द कंप्यूटिंग फैसिलिटीज के लिए। जो यूएस का स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ओवरऑल इंटरनेशनली ये अपनी डिजिटल हेगोमोनी को बचा के रखना चाहते हैं इन फेस ऑफ रिलेंटलेस चाइना कंपटीशन। और इसके लिए ओवरऑल ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस को बना के फ्रेंडली नेशंस के साथ टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स करके दुनिया में डिजिटल हेगोमोनी में हमेशा अपने आप को चाइना के रिस्पेक्ट में एडवांटेज पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जिस प्रकार की सैंक्शंस और सेग्रीगेशन वगैरह चल रहे हैं, ये कोल्ड वॉर समय के आप कह लो टेंशंस को दिखाते हैं। जैसे कि यूएसएसआर के साथ एक शांत जंग चल रही थी ट्रेड की फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की फील्ड में, कुछ इस प्रकार की जंग यूएस इस समय पे चाइना के साथ लड़ता नजर आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। बेसिकली यही बताया जा रहा है कि यूएस, जो कि पहले दुनिया भर में इक्वल डिजिटलाइजेशन की बात करता था, ओपन इंटरनेट की बात करता था, आज की डेट में वही यूएस ओवरऑल अपने ही डोमेस्टिक स्फीयर में अपनी नई डिजिटल पॉलिसीज बनाता नजर आ रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, ये पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। पहले 15 बच्चों के लिए इस समय पे एक स्पेशल 25% का डिस्काउंट चल रहा है। ओवरऑल कुछ सीटें इसमें अभी भी बाकी हैं, तो आप ओवरऑल ये 25% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दिवाली 25 कूपन को इस्तेमाल करके। बाकी दिवाली 20 कूपन भी है जो कि कुछ समय तक यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। इस पर्टिकुलर कूपन्स को इस्तेमाल करके कोर्स को रिकॉर्ड लो प्राइसेस पे आप खरीद सकते हैं। कोर्स को जल्दी से खरीद लीजिए। अगर आप 2024 का प्लान कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं कोर्स खरीदने में। कोर्स में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस और पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस साल की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है, तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा। एथिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं, प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे शुरू होने वाली हैं। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस मेंटरशिप कोर्स में। तो डू जॉइन द मेंटरशिप कोर्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर यू। चलिए भाई, करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास्ड बाय द हाउस। ये बेसिकली दो राज्यों के रिस्पेक्ट में बोला गया है। कौन कौन से राज्य के रिस्पेक्ट में बोला गया है? तो एक तो आर एन रावी जी का मैटर है, इसको यहाँ पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे बात हो रही है पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नर में जो इशू चल रहा है इसको लेके। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को साफ साफ बोला कि भाई ई बिल्स के ऊपर ये गवर्नर बैठ नहीं सकता खाली, ठीक है ना। और पंजाब में तो स्पेसिफिकली रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि बजट को पेश करने के लिए एक स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया गया, ठीक है ना। और जब इस स्पेशल असेंबली के सेशन बुलाया गया, स्टेट विधानसभा का सेशन बुलाया गया 19 जून को और 20 जून को, तो उस सेशन में ओवरऑल सिख गुरुद्वारा को लेके, पुलिस को लेके, हायर एजुकेशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए गए। अब ओवरऑल जो पंजाब के यहाँ पे गवर्नर है, वो ये बोल रहे हैं कि यार आपने स्पेशल बजट का सेशन बुलाया और बजट के सेशन में आप इंपॉर्टेंट दूसरे मुद्दों के ऊपर बिल पास कर रहे हो, तो ये गड़बड़ है। तो इस बात को लेके यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठाया गवर्नर साहब ने, और उस ऑब्जेक्शन के चलते गवर्नर साहब ने इन बिल्स को यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया। उसके साथ साथ कुछ और बिल्स हैं जो कि लंबे समय से पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गवर्नर को बोल रहा है कि तुम फायर के साथ खेल रहे हो। ये इतने लंबे समय से तुम बिल्स को पेंडिंग लेके कैसे बैठे हो? एक्चुअली में ताकत यहाँ पे गवर्नर के पास नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याद दिलाई है। रियल ताकत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। गवर्नर बस एक अपॉइंटी है, प्रेसिडेंट का ट्यूटलर हेड है वो स्टेट का, भले ही वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए बाध्यता है कि वो एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करेगा। उसके पास डिस्क्रिशन नहीं है कि राज्य की सरकार कोई बिल पास कर रही है और तुम फिर बिल को उसको अपने पास लेके बैठ गए हो, उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर के रिस्पेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तमिलनाडु गवर्नर होल्डिंग बैक बिल्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये आर एन रवि साहब की यहाँ पे बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला कि तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इनएक्सप्लिकेबली ये डिले कर रहे हैं ओवरऑल बिल्स को। कुछ 12 क्रूशियल बिल्स हैं जो कि तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर चुकी है, लेकिन आर एन रवि के साथ ये पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आर एन रवि जी चूंकि इनको यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, इसके चलते डे टू डे गवर्नेंस यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है तमिलनाडु के अंदर, वो एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ रहा है, जो कि अपने आप में एक सीरियस कंसर्न है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। एक 3 जज की बेंच बोली
चीफ बैठी, जिसके हेड लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। इन्होंने फॉर्मल नोटिस इशू किया है यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू होम मिनिस्ट्री, और इनसे बोला है कि ये जो तमिलनाडु की सरकार ने पिटीशन फाइल की है ना, कि भाई गवर्नर इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो राइट्स ऑफ पीपल को डिफेट कर रहे हैं, वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, राज्य की सरकार बड़ी मुश्किल से वेलफेयर पॉलिसी डिसाइड कर रही है, उसके रिलेटेड में बिल पास कर रही है, ये आर एन रवि अपने पास बिल ही लेके बैठ गए हैं, इनको पास ही नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बोला, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे नहीं, तो उनके एब्सेंस में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनसे बोला कि भैया 20 नवंबर को यहाँ प्रेजेंट रहना, और जो यहाँ पे तमिलनाडु ने आप कह लो अपने सबमिशंस दिए, जैसे तमिलनाडु के बिहाफ पे, सरकार के बिहाफ पे जो एडवोकेट साहब आए हैं, उन्होंने ये सबमिशन दिया, एम सिंह साहब ने, विल्सन साहब ने, कि भैया देखो, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस है, इनको प्रोसिक्यूशन को लेके सैंक्शन के लिए कुछ फाइलें गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ी हैं, प्री मेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स को लेके कुछ फाइलें गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ी हैं, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट को लेके कुछ फाइलें गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ी हैं। अब गवर्नर उस पर साइन नहीं करके दे रहा। तो यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर गवर्नर डीले क्यों कर रहे हैं भाई? और गवर्नर की तरफ से इन सारे मुद्दों को लेके कोई ऑफिशियल वर्ड आ ही नहीं रहा है। पब्लिक हेल्थ के मुद्दे हैं, हायर एजुकेशन के मुद्दे हैं, तो कैसे ओवरऑल यहाँ पे गवर्नर इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेके बैठ गए हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में हाईलाइट किया आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये बोला कि भाई गवर्नर इज मैंडेटेड टू एक्ट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटर बिल ने पास किया, उसके बाद गवर्नर का अप्रूवल उस बिल के ऊपर आना चाहिए। जैसे ही गवर्नर के पास वो बिल डिक्लेरेशन ऑफ एसेंट के लिए आया है, और उसके बाद भी अगर गवर्नर को प्रॉब्लम है, तो गवर्नर को अपने ऑब्जेक्शंस को पुटअप करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नर बिल को लेकर बैठ गया है और आगे कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना? ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो लॉयर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो गवर्नर साहब के सामने भीख मांग रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दे दो, ओवरऑल बाकी चीज़ों के लिए सैंक्शन दे दो, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये अपने पास लेके बैठ गए हैं फाइल को, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल, क्योंकि गवर्नर यहाँ पे केंद्र की सरकार का अपॉइंटी है, तो केंद्र की सरकार से भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, और सुप्रीम कोर्ट रह रह के यहाँ पे गवर्नर्स को डायरेक्शन देते रहते हैं कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के हिसाब से काम करना है। बट आर एन रवि जैसे सर गवर्नर्स हिल ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट, वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स। भाई यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। महाराष्ट्र तेलंगाना की बॉर्डर पे एक इलाका है जो कि कंटेस्टेड है, वो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तेलंगाना के अंदर आता है, प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है। अब इस इलाके में 14 विलेजेस में रहने वाले जो 3,000 वोटर्स हैं ना, वो भाई महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों के इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो जिवती तालुक है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, और जो केरा मेरी मंडल है, कुमुरम भीम, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, इनके बॉर्डर पे 14 विलेजेस ऐसे हैं परंदोली और अनंतपुर ग्राम पंचायत में, जहाँ पे 3023 रेजिडेंट्स को वोट डालने की ताकत है, महाराष्ट्र के अंदर भी और तेलंगाना के अंदर भी। तो इन जगहों पे दो ग्राम पंचायत है, और इनकी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार दोनों पे डिपेंडेंट है। समझे भाई? तो तेलंगाना असेंबली में 30 नवंबर को पोलिंग होने वाली है। तो बेसिकली जो मराठी स्पीकिंग एससी कम्युनिटीज इन इलाकों में रहती हैं, वो अपने वोट डालेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो लंबाड़ा ट्राइब्स पीपल की, और कुछ मुस्लिम्स हैं जो कि ड्रॉट हिट इलाके नांदेड़, परभानी, लातूर और जलना से यहाँ पे रहने आए हैं, ओवरऑल 1970-1971 के बीच में। तो ये दोनों स्टेट्स के इलेक्शन में वोट डालते हैं, तेलंगाना के भी इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी वोट डालते हैं। और इनका ये बोलना है कि दोनों ही जगह की सरकारें इनके लिए रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, इन सब चीज़ों में मदद करती हैं, इनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं। इनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट दोनों स्टेटों का मिलता है। तो इनके पास 2 वोटर कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, ठीक है ना? इनके पास राशन और पेंशन दोनों स्टेट्स की मिलती हैं। ओवरऑल अगर आप देखो, तो जो केसीआर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अंदर कल्याणी लक्ष्मी स्कीम चला रखी है, जिसमें ब्राइड की फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। ये असिस्टेंस इस पर्टिकुलर गांव के लोगों को भी मिलता है, ठीक है ना? उस प्रकार से महाराष्ट्र को इस स्कीम का बेनिफिट है, वो भी मिलेगा। लेकिन हाँ, लैंड के टाइटल का जो पट्टा होता है, जो डीड का जो एक्सेस है, वो किसी भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इन विलेजेस में 2 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 2 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, 2 वाटर टैंक्स हैं, 2 स्कूल हैं, एक स्कूल जिसमें मराठी पढ़ाई जाती है, एक जिसमें तेलुगु पढ़ाई जाती है। दोनों राज्य की सरकारें अलग अलग ओवरऑल अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पे चला रही है। यहाँ पे लोगों के पास इनफैक्ट 2 मनरेगा के कार्ड्स हैं। समझ गए? तो कुल मिला के ओवरऑल जो देश का सिद्धांत है ना, वन नेशन वन इलेक्शन,
वो सिद्धांत पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर 14 गाँव में बिगड़ जाता है और इसकी वजह कहीं न कहीं हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में अगर आप स्टेट्स के बनने की बात करो, तो हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956 की। 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और उसके बाद कुछ इंटर स्टेट टेंशन्स हुई थी। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला कि इन विलेजेस में पोलिंग स्टेशंस लगाएंगे 1989 इलेक्शंस में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है 2 जून 1914 को, पहले तो आंध्र प्रदेश ही था। लेकिन बाद में महाराष्ट्र ने कंटेस्ट किया कि नहीं भाई ये इलाका हमारा है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल इन पर्टिकुलर छोटे से जो 14 गांव हैं जहाँ पे कुल मिला के 3000 लोग रहते हैं, वो भी अभी आबादी बढ़ी, पहले बहुत कम लोग रहते थे, इन पे ज़्यादा किसी का ध्यान गया नहीं। ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का इनका हिस्सा बनाया नहीं गया और इन 3023 लोगों के लिए अब 2 वोटर कार्ड हो गए हैं। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पे वोट डालते हैं और ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिटी इतनी छोटी है कि दोनों स्टेट्स इनको बेनिफिट भी दे देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। ठीक है भाई, फिर आगे, इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू फिक्स लिंगरिंग पॉल्यूशन रिमेन्स अ नेबुलस साइन। ये क्या भाई आर्टिकल है? इस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में मैं पहले भी आपसे बातचीत कर चुका हूँ, यहाँ पे और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, इस समय पे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन तेजी से चल रहा है भाई। नवंबर का महीना चल रहा है, आपको पता है, नवंबर दिसंबर भाई ठंडी का महीना है। स्टबल बर्निंग की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में ब्लैक फॉग और स्मोक जैसी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइमेट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं और आईआईटी दिल्ली कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आर्टिफिशियल रेन के थ्रू, क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो जो पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगा, हवा कंपेरेटिवली बहुत साफ हो जाएगी। तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करा के दिल्ली की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का यहाँ पे कुछ प्लान बनाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और फिर हम लोग आ जाते हैं क्लाउड सीडिंग के ऊपर। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर 1940s से काम हो रहा है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को 1940s में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने इजाद किया था। ओवरऑल ये क्लाउड्स में इतनी रेन डिलीवर करने की कैपेबिलिटी कर देते हैं कि ओवरऑल एक जगह पे छोटे मोटे स्केल पे बारिश जरूर हो जाए। तो अगर एयर क्वालिटी दिल्ली में बहुत सीवियरली बैड है और वहाँ पे किसी प्रकार से बड़े बादलों को बना के ओवरऑल उनसे पानी बरसा दिया जाए और बड़े इलाके के ऊपर ये पानी बरस जाए, तो ये पानी कहीं ना कहीं एयर की पॉल्यूशन को सोख लेगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मुंबई जैसे शहरों में दिल्ली जैसे शहरों से कम पॉल्यूशन क्यों होता है? या मुंबई में कम व्हीकल्स हैं? अरे मुंबई में भी तो दिल्ली से ज़्यादा ही व्हीकल होंगे। मुंबई की आबादी बहुत बड़ी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पूरा मिला दो तो दिल्ली उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट फिर भी पॉल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा है, मुंबई में कम है। क्यों? क्योंकि मुंबई में समुंदर है और मुंबई में पानी बहुत बरसता है। तो पानी है ना, वो मुंबई के पॉल्यूशन को सोख लेता है, बट दिल्ली में उस लेवल की बारिश नहीं होती। तो दिल्ली में उस लेवल का आप कह लो वाटर सोर्स नहीं है, बारिश नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं हवा के पॉल्यूशन को खींच ले। तो अब ये जो सीवियरली बैड क्वालिटी है, इसके लिए कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ मिले और ये आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना प्रपोजल सबमिट करने वाले हैं दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार बाद में प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट करेगी। ठीक है ना? तो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि हाँ भाई, एक प्रोप्राइटरी सॉल्ट सॉल्यूशन को क्लाउड्स के ऊपर फेंकेंगे, सीड जैसे कि स्प्रे किए जाते हैं ना फर्टाइल सॉइल पर, पौधे निकल आते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्लाउड्स के ऊपर इतने सॉल्ट्स फेंकने हैं कि ये क्लाउड्स अपने आप में बड़े बन जाएं, हैवी बन जाएं और इवेंचुअली ये कंडेंस करके रेन में कन्वर्ट कर जाएंगे। और अगर प्रिंसिपल ये काम कर जाता है, ये सक्सीड हो जाता है, क्लाउड सीडिंग यहाँ पे हो जाती है, तब भाई कहीं ना कहीं आप बड़े स्केल पे पॉल्यूशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, पानी बरसेगा तो इरिगेशन में भी मदद मिलेगी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हवा में जो पॉल्यूशन है वो नीचे आके बैठ जाएगा। अब क्लाउड सीडिंग को लेके इंडिया के अंदर कुछ स्टडीज भी चल रही हैं। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है सोलापुर महाराष्ट्र में, पिछले 2 मानसून 2018 और 2019 में ये एक्सपेरिमेंट चला है और इसके रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी अक्टूबर में। इसने कंक्लूड किया कि सीडिंग करके, क्लाउड सीडिंग करके 18% आप ज़्यादा रेनफॉल कर सकते हो, या फिर 8.6 mm रेनफॉल ज़्यादा कर सकते हो, या फिर 867 मिलियन लीटर्स पानी आप एक्स्ट्रा गिरा सकते हो ओवर एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में लगभग 86-87 करोड़ लीटर पानी आप गिरा रहे हो। तो डेफिनेटली ये पानी इरिगेशन में भी काम आ सकता है, ड्रिंकिंग में भी काम आ सकता है, और डेफिनेटली ये भैया पॉल्यूशन को तो कम कर ही सकता है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व है। भाई कन्वेक्टिव क्लाउड्स कितने हैं, इन कन्वेक्टिव क्लाउड्स के अंदर कितना मिनिमम मॉइस्चर की क्वांटिटी है, कितना पानी बाहर फेंक सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत हद तक मैटर करते हैं। अब ये जो स्टडी कंडक्ट की गई ना, कैपेक्स,
क्लाउड एरोजॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट कैपेक्स फेज 4, इसमें 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसमें इंडिविजुअल क्लाउड्स को ट्रैक किया गया, देखा गया कि किस हद तक ये इंडिविजुअल क्लाउड्स सीडिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सारे क्लाउड्स यहाँ पे सीडेबल भी नहीं थे, सारे क्लाउड्स यहाँ पे रेन भी नहीं निकलेगी, क्लाउड्स कितना सीडिंग के बाद डिसिसिपेट होंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ना प्री मानसून और पोस्ट मानसून में, इसके डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिले। कहीं पे कन्वेक्टिव क्लाउड्स कम थे, कहीं पे कन्वेक्टिव क्लाउड्स ज़्यादा थे। तो ये सब चीज़ें भी ओवरऑल यहाँ पे मैटर कर रही थी। तो बेसिकली अभी भी जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी कानपुर के और जो दिल्ली के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को लेके डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई, क्लाउड सीडिंग करके पॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करे कि नहीं करे। अब सोलापुर की स्टडी के हिसाब से जाओ तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन सोलापुर की स्टडी में ओवरऑल कन्वेक्टिव क्लाउड्स कितने थे और दिल्ली के अंदर अगर आप क्लाउड सीडिंग करते हो वहां पे कन्वेक्टिव क्लाउड्स कितने हैं और क्लाउड सीडिंग कितनी इफेक्टिव होगी, इसके लिए भाई ओवरऑल रिसेंटली स्टडी की जा रही है। बहुत सारे पैरामीटर्स तो स्टैटिस्टिक्स सामने रखे जा रहे होंगे और जल्दी सरकारी ऑफिशियल्स और ये एक्सपर्ट्स कुछ डिसीजन लेंगे। लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। आगे चलते हैं भाई। स्क्रैप डील टू सेंड इंडियन वर्कर्स टू इसराइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसराइल की जो बिल्डर्स एसोसिएशन है उसने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई अर्जेंट स्केल पे 90,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स को आप इसराइल की में भेजिए ताकि इसराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकें। देखिए, जो पैलेस्टीनियन अरब्स गाजा पट्टी से और वेस्ट बैंक से निकल के आते थे इसराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेली की बेसिस पे साइन करने के लिए, वो तो इस गाजा वॉर के बाद आने बहुत हद तक कम हो गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी अरब्स की इसराइल के अंदर एंट्री बंद है। अब प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इसराइल बड़े स्केल पे जंग लड़ रहा है और इसराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, तो बहुत सारे लोग जो रेगुलर बेसिस पे इसराइली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते थे वो भी आर्मी में जाके लड़ रहे हैं। तो मैन पावर की वैसे शॉर्टेज हो गई इसराइल के पास और पैसा उनके पास कम है नहीं। तो वो चाहते हैं कि भाई बाहर से लोग उनके यहाँ पे आके काम करें और अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने इंडिया के वर्कर्स की डिमांड की, क्योंकि इसराइल की सोसाइटी में धर्म बहुत मैटर करता है। अब 1 लाख की क्वांटिटी में ज्यूज कहाँ से बुलाएं, तो हाँ भाई, इंडिया के अंदर ओवरऑल कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान या बांग्लादेश वाली बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसराइल डेफिनेटली धर्म के हिसाब से सोचता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पे जो इसराइल की जंग है ना, वो ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स की जंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इसराइल कोशिश करेगा कि भाई मुस्लिम्स ना आए। तो कहीं से नॉन मुस्लिम्स ओवरऑल वो बड़ी क्वांटिटी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एफिशिएंटली ढूंढ पाए तो उनको इंडिया जैसे देश नजर आएंगे। इंडिया के अलावा अगर आप देखोगे तो नेपाल जैसे देश नजर आ सकते हैं, फिलीपींस जैसे देश नजर आ सकते हैं। इंडिया से इमीडिएट बेसिस पे इसराइल को लग रहा हो, चूंकि इंडिया इसराइल की एक फ्रेंडली कंट्री है, तो उन्होंने ओवरऑल बोला कि भाई इंडिया से 1 लाख वर्कर बुला लो। लेकिन जो इंडिया के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है वो केंद्र की सरकार को अपोज कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, आप इन 1 लाख वर्कर्स को नहीं भेजिए, इन पेलेस्टीनियन अरब्स को परेशान कर रहे हैं इसराइल, और उसके बाद इंडियन वर्कर्स इन पेलेस्टीनियन अरब्स की जाके जगह ले लें, ये ठीक नहीं रहेगा मॉरली। लेकिन अगर आप एक इंडियन वर्कर से पूछोगे कि क्या वो इसराइल में जाके काम करना चाहेगा, इसराइल एक डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो लेबर की भी तनख्वाह देंगे ना, तो वो लेबर की भी तनख्वाह एट पार वेस्टर्न कंट्रीज होगी। तो अपने आप में इंडियन लेबर्स को शायद इसराइल में काम करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। थोड़ा सिक्योरिटी का फैक्टर जरूर रहेगा, लेकिन उस सिक्योरिटी के फैक्टर का कंपनसेशन भी मिलेगा इनहेंस्ड पेमेंट के थ्रू। डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेबर्स इसराइल में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इनको रिप्रेजेंट करने वाली ट्रेड यूनियन इसके अगेंस्ट क्यों बोल रही है और कैसे बोल रही है, इस चीज के बारे में जानकारी शायद आगे आने वाले समय में क्लैरिफाई होगी। फिर आते हैं प्री सेल ऑफ ड्रॉल्स क्राफ्टेड बाय वुमेन इन मणिपुर एक्सीड्स टारगेट एंड एक्सपेक्टेशंस। क्या हुआ है कि जो प्री सेल कैंपेन चलाया गया क्रोचेट डॉल्स के द्वारा, जो कि मणिपुर की वुमेन ने बनाया, और ये कौन सी मणिपुर की वुमेन है, ये वो वुमेन है जो मणिपुर में वायलेंस हुआ है उसके बाद डिस्प्लेस हुई है। आपको पता है ये जो कुकी वर्सेस मीती वाला इशू है वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मणिपुर के अंदर 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं ये बहुत सारी जगह केसेस में अपनी मूल निवास में नहीं रह रहे हैं, वो दूसरी जगह जाके सेटअप हो गए हैं। तो अब ये जो लेडीज हैं ये अनएम्प्लॉयड है। इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 3 मई को, देखिए 3 मई को कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हुआ था। सिंगापुर का एक ब्रांड है 1 मिलियन हीरोज, इसने इनिशिएटिव लॉन्च किया, स्टिचिंग होप इनिशिएटिव। इस पर्टिकुलर स्टिचिंग होप इनिशिएटिव के अंदर वॉयलेंस डिस्प्लेस जो वुमेन है ना, इनको जापानीज क्राफ्ट आर्ट ऑफ अमीरुगुरामी में स्किल्स सिखाई गई और उसके बेसिस पे इनसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने को बोला गया। तो क्रोचेट डॉल्स बनाने लगी मणिपुर की लेडीज। और ये जो क्रोचेट डॉल्स थी ना, इनका एक प्री सेल ऑनलाइन एग्जीबिशन निकला जिसमें $11,000 की डॉल बिक गई और दुनिया भर से लोगों ने इन डॉल्स को खरीदा। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया से यहाँ पे ऑर्डर निकल के आए। तो डेफिनेटली ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में
इन लेडीज को मदद मिल रही है। इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स में वो क्वालिटी है कि दुनिया भर के लोग इनके प्रोडक्ट्स को समझना चाहते हैं। प्री सेल कैंपेन में जितना इनका इनिशियल टारगेट था, उसके दुगने से ज़्यादा इनके पास यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए हैं। तो जो सक्सेस है इस कैंपेन का, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज़ अबाउट ह्यूमन कनेक्शंस। स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस मणिपुर के अंदर देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल मणिपुर का जो नैरेटिव जो इतना नेगेटिव था, इस नेगेटिविटी के अंदर से एक पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। तो जो 1 मिलियन हीरोज वाला इनिशिएटिव है स्टिचिंग होप नाम का, जिसके चलते मणिपुर की वायलेंस डिस्प्लेस्ड वुमेन को यहाँ पे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का एक एवेन्यू दिया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया भर से सपोर्ट आ रहा है, इसको भी आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगला, साइंटिस्ट पोल पेपर फ्रॉम जर्नल ओवर अरुणाचल मेंशन। भैया ये क्या है? देखिए, इंडिया के 3 साइंटिस्ट ने मिलके ओवरऑल एक पेपर लिखा। ये साइंटिस्ट है मुकेश ठाकुर, लालजीत कुमार शर्मा और अभिजीत घोष। ठीक है। अब ओवरऑल इनकी स्टडी का टॉपिक क्या था? स्टडी का टॉपिक था व्हाइट चीक्ड मकाऊ। अरुणाचल प्रदेश के 2 हिस्सों से व्हाइट चीक्ड मकाऊ मिलता है। ओके। इस पेपर का टाइटल था टू वाई क्रोमोसोम्स लीनेजेस इन व्हाइट चिक्ड मकाऊ मकाका ल्यूसिजेनिस। इस पर्टिकुलर पेपर को एक्सेप्ट किया गया 14 फरवरी 2023 को, और ऑनलाइन पब्लिश किया गया अप्रैल 5 2023 को वाइल्ड लाइफ लेटर्स में। वाइल्ड लाइफ लेटर्स क्या है? ये एक इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल है। पब्लिश किया जाता है नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी चाइना से। ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि चाइना के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज और जितने भी जर्नल्स काम करते हैं, उनके ऊपर चाइना की सरकार के रेगुलेशंस चलते हैं। चाइना की सरकार बोलती है कि आप चाइना के मैप को मानोगे और चाइना द्वारा दी गई टर्मिनोलॉजी को मानोगे। तो बेसिकली ये जो जानवर है ना, व्हाइट चीक नकाऊ, इसको पहली बार तो चाइनीज साइंटिस्ट ने साउथ तिब्बत में पॉइंट आउट किया था, पाया था। लेकिन बाद में ओवरऑल मुकेश और उनकी टीम ने इंडिया की आसाम की दिबांग वैली, वेस्ट सियांग रीजन, सॉरी दिबांग वैली और वेस्ट सियांग रीजन अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से भी पाया गया डीएनए एनालिसिस और कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू। तो इंडिया के अंदर ये जानवर मिल रहा है, इसको रिपोर्ट किया इन्होंने अपने पेपर में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो जानवर की साइटिंग थी ना, इस पेपर को फाइनली पब्लिश करते वक्त ये फैक्ट यहाँ पे हटा दिया गया। ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर जर्नल है वाइल्ड लाइफ लेटर्स का, इसके ओवरऑल जो आपके लोग पब्लिशर्स हैं, उनका ये बोलना है कि चूंकि हम चाइना के अंदर बेस्ड हैं, तो चाइना की सरकार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी प्रकार के मेंशन को रिजेक्ट करती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाली फाइंडिंग्स हम नहीं छाप सकते। इंडिया के ये जो ऑथर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर ये जो आपके लोग वाइल्ड लाइफ लेटर्स नाम का जर्नल है, उससे अपने आर्टिकल को हटा ही लिया और बोला कि भाई ये तो साइंटिफिक टेररिज्म है, हम इसको इंटरनेशनली कंटेस्ट करेंगे। चाइना अपनी जियोपॉलिटिकल जबरदस्ती को साइंटिफिक इनोवेशन की फील्ड में भी बढ़ा रहा है और जबरदस्ती दूसरों के ऊपर इम्पोज कर रहा है। ये गलत है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको मजा आया हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। जितना ज़्यादा ल्यूसिड तरीके से चीज़ें मैं आपको समझा सकता था, उतना ल्यूसिड तरीके से चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। www.harshididi.com पे मेंटरशिप कोर्स आपको मिल जाएगा। या मेरी ऐप हर्षी दीदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको मेंटरशिप कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस समय पे मेंटरशिप कोर्स में पहले 15 बच्चों के लिए जबरदस्त डिस्काउंट चालू है। इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिला 25% का। तो डू अवेल इट। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।